नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, शायद ममता बनर्जी मुझसे नाराज हैं। राष्ट्रपति के बयान पर बोली ममता, बीजेपी की सलाह पर राजनीति मत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी बोले राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में कहा कि शायद ममता बनर्जी मुझसे नाराज हैं। राष्ट्रपति मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंची थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिधान नगर में कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद का सम्मेलन था। जब मैं इसे गोसाईपुर में अटेंड करके यहाँ आई तो मुझे लगा कि अगर यह सम्मेलन यहाँ होता तो बेहतर होता, क्योंकि यह इलाका बहुत बड़ा है। मुझे समझ नहीं आया कि प्रशासन ने क्या सोचकर ऐसा किया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह छोटी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आसानी से 5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते थे। मुझे बहुत दुख है कि यहाँ के लोग सम्मेलन तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि यह बहुत दूर रखा गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि शायद प्रशासन को लगा कि कोई नहीं आएगा और राष्ट्रपति बस लौट जाएंगी। अगर राष्ट्रपति कहीं जाती हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्री भी आने चाहिए, लेकिन वह नहीं आई। मैं भी बंगाल की बेटी हूँ, ममता दीदी भी मेरी बहन है, छोटी बहन। पता नहीं, शायद वह मुझसे नाराज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह बहुत शर्मनाक है। लोकतंत्र और आदिवासी समाज की ताकत में विश्वास रखने वाले सभी लोग गहरी चोट महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति खुद आदिवासी समाज से आती हैं। उनकी पीड़ा और चिंता ने पूरे भारतवासियों के दिलों में गहरा दुख भर दिया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। उनके प्रशासन की वजह से राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि जब आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं तब आप विरोध क्यों नहीं करते। जब यह मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में होता है तब आप आवाज क्यों नहीं उठाते। पहले उनके लिए कुछ काम कीजिए, फिर कुछ कहिए। चुनाव के समय बीजेपी की सलाह पर राजनीति मत कीजिए। तमिलनाडु चुनाव से पहले विजय का बड़ा वादा, महिलाओं को दिए जाएंगे हर महीने 2500 रुपए। एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय की पार्टी तमिलगावेत्री कजगम यानी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए हैं। विजय ने मामल्लापुरम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी महिलाओं को 60 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा अन्नपूर्णा सुपर 6 स्कीम के तहत हर साल 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए कमराजार कल्वी उरुथी थिट्टम योजना के तहत माया अभिभावक को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यह भी वादा किया कि हर नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी और बेबी वेलकम किट दी जाएगी। महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा, मुफ्त सैनिटरी पैड और फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5 लाख तक बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और पुलिस में रानी वेलु नाचियार नाम की विशेष यूनिट बनाने का भी वादा किया गया। बालेंद्र शाह ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को हराया, अगला प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ी। रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह ने नेपाल के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनकी होम सीट झापा 5 सीट पर 49,614 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। बालेन को 68,348 वोट मिले, जबकि ओली को सिर्फ 18,734 वोट मिले। यह वही सीट है जहां ओली 1990 के बाद हुए 7 चुनावों में से 6 बार जीत चुके थे। चुनाव 5 मार्च को उस समय हुए जब पिछले साल युवाओं के नेतृत्व वाले बड़े प्रदर्शनों के बाद ओली सरकार गिर गई थी, जिनमें 77 लोगों की मौत हुई थी। बालेन की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी चुनाव में बड़ी बढ़त बनाती दिख रही है और अब तक 165 में से 59 सीटें जीत चुकी है तथा 62 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं नेपाली कांग्रेस और ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल काफी पीछे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं और पुराने नेताओं से नाराज वोटरों के समर्थन से आरएसपी को यह बड़ी सफलता मिली है और बालेंद्र शाह के नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी बढ़ गई है। अनिल अंबानी के खिलाफ बैंक लोन फ्रॉड का नया केस दर्ज, सीबीआई ने अनिल अंबानी समेत अन्य पर दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम, उसके पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी और मंजरी अशोक कक्कड़ समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 1085 करोड़ के कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले में नया केस दर्ज किया है। 5 मार्च को दर्ज एफआईआर के अनुसार
आरोप है कि कंपनी ने 2013 से 2017 के बीच पंजाब नेशनल बैंक और उस समय के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए लोन में नियमों का उल्लंघन किया, फंड्स का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें दूसरी जगह डाइवर्ट किया। इसके कारण जून 2017 में यह लोन अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने संबंधित संस्थाओं को भुगतान के जरिए पैसे दूसरी जगह ट्रांसफर किए। यह आरकॉम से जुड़ा तीसरा सीबीआई केस है। इससे पहले फरवरी में एजेंसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े 2220 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में भी केस दर्ज किया था। वहीं ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है और अब तक अनिल अंबानी समूह से जुड़े 15,700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर चुकी है। ट्रंप का बड़ा दावा, आज ईरान पर होगा बहुत बड़ा हमला। ईरान के इस्राइल और अमेरिका बेस पर पड़े ड्रोन हमले। रूस से खुफिया जानकारी लेकर ईरान ने यूएस ठिकानों पर किए हमले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के ताज़ा बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को बहुत बुरी तरह हराया जा रहा है। उसने अपने पड़ोसी मिडिल ईस्ट देशों से माफी मांगी है और वादा किया है कि अब उन पर हमला नहीं करेगा। यह वादा लगातार चल रहे अमेरिका इस्राइल के हमले की वजह से किया गया। ट्रंप ने आगे कहा कि उनका यानी ईरान का मकसद मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना और राज करना था। यह पहली बार है जब ईरान हजारों सालों में अपने आसपास के मिडिल ईस्ट देशों से हार गया है। उन्होंने यानी मिडिल ईस्ट देशों ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, मैंने कहा आपका स्वागत है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट पर धौंस जमाने वाला नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट का लूजर बन गया है। आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि वे पूरी तरह हार ना मान ले या शायद पूरी तरह टूट ना जाए। ट्रंप ने कहा कि आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। ईरान के गलत व्यवहार की वजह से अब उन जगहों और लोगों को भी निशाना बनाने पर गंभीर विचार हो रहा है जिन्हें अब तक निशाना बनाने पर विचार नहीं किया गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के सरकारी टीवी पर एक वीडियो मैसेज में कहा है कि मुझे लगता है कि उन पड़ोसी देशों से माफी मांगना जरूरी है जिन पर हमला हुआ। पड़ोसी देशों पर हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने शांति और सुकून कायम करने के लिए क्षेत्र में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सेना को ईरानी नेतृत्व का एक फैसला जारी किया गया है कि अब से पड़ोसी देशों पर तब तक हमला ना करें जब तक कि पहले ईरान पर हमला ना हो। पेजेश्कियान ने कहा कि जो लोग इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, उन्हें साम्राज्यवाद की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्राइल या अमेरिका को समर्थन देना सम्मान और आज़ादी का जरिया नहीं है। ईरानी युद्धपोत को कोची में डॉक की इजाजत। एस जयशंकर बोले, इंसानियत के आधार पर लिया गया फैसला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 मार्च को कहा कि भारत ने मानवीय आधार पर एक ईरानी युद्धपोत को कोची में डॉक करने की अनुमति दी है। यह फैसला तब लिया गया जब अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत आइरिस टेना को टॉरपीडो से डुबो दिया, जिसमें 83 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ईरान के अनुरोध पर दूसरा जहाज आइरिस 11 को कोच्चि बंदरगाह पर आने की अनुमति दी गई। ये जहाज पहले विशाखापत्तनम में होते हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने आए थे। जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहा कि भारत ने यह फैसला इंसानियत के नजरिए से लिया। वहीं इंडियन नेवी के अनुसार जहाज के डूबने के बाद श्रीलंका के तट के पास सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नौसेना को खत्म करना अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के उद्देश्यों में से एक है। यह घटना दिखाती है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष अब हिंद महासागर क्षेत्र तक असर डाल रहा है। ईरानी युद्धपोत को कोची में डॉक की इजाजत। एस जयशंकर बोले, इंसानियत के आधार पर लिया गया फैसला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 मार्च को कहा कि भारत ने मानवीय आधार पर एक ईरानी युद्धपोत को कोची में डॉक करने की अनुमति दी है। यह फैसला तब लिया गया जब अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत आइरिस टेना को टॉरपीडो से डुबो दिया, जिसमें 83 लोगों की मौत हुई। इसके बाद ईरान के अनुरोध पर दूसरा जहाज आइरिस 11 को कोच्चि बंदरगाह पर आने की अनुमति दी गई। ये जहाज पहले विशाखापत्तनम में होते हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने आए थे। जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहा कि भारत ने यह फैसला इंसानियत के नजरिए से लिया। वहीं इंडियन नेवी के अनुसार जहाज के डूबने के बाद श्रीलंका के तट के पास सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया था।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नौसेना को खत्म करना अमेरिका और इसराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के उद्देश्यों में से एक है। यह घटना दिखाती है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष अब हिंद महासागर क्षेत्र तक असर डाल रहा है। कोयम्बटूर की महिला अदालत ने 7 मार्च को 2025 के चर्चित गैंगरेप मामले में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में टी करूप्पासामी उर्फ सतीश, उसका भाई टी कालीस्वरन उर्फ कार्तिक और उनका रिश्तेदार एम गुना उर्फ थवासी शामिल हैं। अदालत ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत गैंगरेप का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी। यह घटना 2 से 3 नवंबर 2025 की रात को कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुई थी, जब तीनों आरोपियों ने 20 साल की कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप किया और उसके 25 साल के बॉयफ्रेंड पर हमला किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 7 लाख रुपए और उसके बॉयफ्रेंड को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव, 9 मार्च को हो सकती है चर्चा। कांग्रेस बोली प्रस्ताव नियमों के मुताबिक है। लोकसभा में अगले हफ्ते यानी 9 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह प्रस्ताव नियमों और संसदीय परंपराओं के अनुसार लाया गया है और इसमें स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि टीएमसी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों के कुल 118 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और कुछ सांसदों के निलंबन जैसे मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी। संविधान के अनुसार जब यह प्रस्ताव सदन में आएगा तो स्पीकर कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें सदन में अपना बचाव करने और वोट देने का अधिकार होगा। अगर प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि भारत के इतिहास में पहले भी 3 स्पीकरों के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव लाए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यूपी एसआईआर 70 लाख से ज्यादा नए वोटर आवेदन, 2.68 लाख नाम हटाने की मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि 2026 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत 6 जनवरी से 6 मार्च के बीच वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 70.69 लाख से ज्यादा फॉर्म 6 आवेदन मिले, जबकि नाम हटाने के लिए 2.68 लाख फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज की गई। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि फॉर्म 6 में 35.72 लाख महिलाओं और 34.96 लाख पुरुषों ने आवेदन दिया, जबकि थर्ड जेंडर से 296 आवेदन आए। 27 अक्टूबर 2025 से अब तक कुल 86.69 लाख आवेदन नाम जोड़ने के लिए मिले हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 6 जनवरी को राज्य में करीब 12.55 करोड़ वोटर दर्ज थे। इस दौरान करीब 3.26 करोड़ वोटरों को विवरण सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 93.8% नोटिस सर्व हो चुके हैं और लगभग 2.8 करोड़ मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य भर में 5,621 स्थानों पर सुनवाई केंद्र बनाए और बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए घर घर जाकर सत्यापन भी कराया। ईरान अमेरिका इसराइल युद्ध के बीच खाड़ी देशों के पानी पर खतरा, डिसैलिनेशन प्लांट बने रणनीतिक टारगेट। IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तेल टैंकर को बनाया निशाना। पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने मांगी माफी। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका इसराइल में जारी युद्ध के बीच खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट एक बड़े रणनीतिक मुद्दे के रूप में सामने आए हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े ऐसे संयंत्रों में से 8 अरब प्रायद्वीप के तट पर हैं और ये दुनिया के लगभग 60% डिसैलिनेटेड पानी का उत्पादन करते हैं। हर दिन करीब 10 करोड़ लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। कुवैत का लगभग 90%, ओमान का 86% और सऊदी अरब के कई शहरों का करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांटों से आता है। हाल ही में ईरानी मिसाइल के मलबे से UAE के फुजैरा में बिजली स्टेशन को नुकसान और कुवैत के दोहा वेस्ट वाटर कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना हुई, लेकिन किसी भी डिसैलिनेशन प्लांट को सीधे निशाना नहीं बनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान की एक तरह की चेतावनी हो सकती है कि जरूरत पड़ने पर वह पानी की सप्लाई रोक सकता है। यदि ये संयंत्र बंद हो जाते हैं तो खाड़ी के अमीर तेल निर्यातक देशों में भी कुछ ही दिनों में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।